नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। थोड़ी देर में शाम के 7 बजने वाले हैं। यही वो वक्त है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। नेटो के हेडक्वार्टर में ब्रसेल्स में फिनलैंड को सदस्य बनाने की बड़ी तैयारी हो रही है। कुछ ही देर में नेटो हेडक्वार्टर पर फिनलैंड का झंडा लहराने वाला है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह कि मॉस्को से क्या ऑर्डर आने वाला है। फिनलैंड को लेकर धमकी दे चुके प्रेसिडेंट पुतिन अब क्या करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं। साथ में यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अब नेटो रूस के एटमी गोदाम तक पहुंच चुका है। एक तरफ फिनलैंड को लेकर अमेरिका रूस के सामने है, दूसरी ओर अमेरिका में फिर से कैपिटल हिंसा वाले हालात दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जेल जाने वाले करीब 5 घंटे बाद फैसला उनका आने वाला है। इस फैसले के साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ट्रंप अगला चुनाव लड़ पाएंगे? ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? तमाम तथ्यों पर हमने एक खास रील तैयार की है। वैसे तो देश में कई नेता हैं जो लाल किले का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ख्वाब देखने में हमेशा से आगे रहे हैं। पिछले कुछ समय से इसकी चर्चा भी तेज है। इस बीच इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के सिर पर खास टोपी, लाल किले वाला खास बैकग्राउंड, इन तस्वीरों के मायने और नीतीश कुमार के सपनों की राह में रोड़े कौन कौन हैं, इस पर भी हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है। और सत्ता की पहली कुंजी शुरू करने से पहले ही न्यूज मित्रों को एक नई जानकारी दे दें जो सभी के लिए चौंकाने वाली है। भारत सरकार ने लावारिस पैसों को लेकर संसद में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी बैंकों में फरवरी 2023 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए लावारिस थे। ये 10 करोड़ 24 लाख बैंक खातों में पड़ा हुआ पैसा है। 10 साल से यह पैसा बैंकों में पड़ा हुआ था और किसी ने इसका दावा नहीं किया था। अब इसे आरबीआई में ट्रांसफर कर दिया गया है। सबसे ज्यादा लावारिस पैसा स्टेट बैंक में जमा था। और अब सत्ता की पहली कवर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उस संघर्ष की जो कभी भी बारूदी और विस्फोटक हो सकता है। इस संघर्ष का एपिसेंटर नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है, जहां अगले 5 मिनट में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। क्योंकि जब अलग अलग देशों की सत्ताएं टकराती हैं, जब वर्चस्व की जंग होती है, तो इसका अंजाम गोला बारूद और विनाश भी हो सकता है। क्योंकि कूटनीति का चक्र ऐसा घूमता है कि आमने सामने आ जाते हैं परमाणु हथियारों से लैस दुनिया से ताकतवर दुनिया के मुल्क। ऐसे ही कुछ हो रहा है ब्रसेल्स में, जहां फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने को लेकर बस फैसला होने ही वाला है। आज हमारे न्यूज मित्रों को इस सत्ता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस विदेशी खबर का ग्लोबल और देसी असर हो सकता है। इस वक्त की परिस्थिति को सोशल मीडिया वाली सरल भाषा में भी समझ सकते हैं। फिनलैंड लगातार नेटो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था और चाह रहा था कि नेटो जल्दी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। नेटो भी पल के बिछाकर बैठा था। जाहिर है रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसे लाइक तो करेंगे नहीं, इसलिए वो पहली बार में ही बौखला गए थे और धमकी पोस्ट कर दी थी। अब नेटो ने फिनलैंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। कुछ मिनट बाद फिनलैंड और नेटो की फ्रेंडशिप आधिकारिक हो जाएगी और नेटो की नीतियों के तहत उसे इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन पुतिन क्रोध से लाल हो जाएंगे और आशंका है कि कहीं पुतिन फिनलैंड के स्टेटस में बारूदी अपडेट ना कर दें। ऐसा हुआ तो ये एटमी रिक्वेस्ट होगी। ये मीटिंग पूरी दुनिया के लिए तनाव ला सकती है, इसलिए सबकी नजर इस पर है। खतरा यह है कि कहीं पिछले 1 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की आग में परमाणु आहुति ना पड़ जाए। इस वक्त के हालात को 3 ट्रिगर पॉइंट से भी समझ लीजिए। ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 है ब्रसेल्स, जहां फिनलैंड को नेटो में शामिल होने को लेकर सदस्यता समारोह धूमधाम से चल रहा है। नेटो मुख्यालय में पहली बार फिनलैंड का झंडा फहराया जाएगा। ट्रिगर पॉइंट नंबर 2, फिनलैंड बॉर्डर, जहां रूस अपने सैनिकों को भेज चुका है। कहा जा रहा है कि ये युद्ध की बड़ी तैयारी है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट है मॉस्को, यानी रूस की राजधानी, जिसकी नजर हर पल फिनलैंड पर है, जहां से कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। इन हालात पर सत्ता में तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। किस न्यूक्लियर वेपन से लैस दुनिया के सुपर पावर देश आमने सामने आ चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ बयानों, चेतावनियों और धमकियों वाली न्यूज रील में देखिए कि किस तरह फिनलैंड को लेकर टेंशन बढ़ गई।
welcome Finland as the 31st member of NATO, making Finland safer and our alliance stronger. We want to become member of NATO because we don't ever again want war in Finland. We have been in war with Russia before. Для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так и без этого невозможно. Повторяю, если это будет создаваться нам угрозы. Having two new NATO members in the high north will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. A NATO country is attacked, others will defend. And also, of course, Finland will defend other countries when becoming a NATO member. Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены. और पुतिन को चुनौती देने वाली बड़ी खबर आ रही है। फिनलैंड में फहराया गया नाटो का झंडा, फिनलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री में नाटो का झंडा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये खास तौर से उकसाने वाली है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके ठीक 3 महीने बाद जो बात उन्होंने कही थी वो सीधे सीधे फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी थी कि अगर वो नाटो में शामिल हुए तो परिणाम और भी ज़्यादा विध्वंसक होंगे। और देखिए, फिनलैंड ने नाटो का झंडा फहरा दिया है। उसने सीधी सीधी एक तरीके से उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो पुतिन ने 9 महीने पहले उनको दी थी। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या वो युद्ध जो पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसका दायरा बढ़ने वाला है? क्या उसमें अब नाटो के देश सीधे सीधे रूस से टक्कर लेने वाले हैं? तो ये लड़ाई सरहद की है, ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये लड़ाई सुपर पावर बनने की है। इसका अंजाम यूक्रेन पिछले 1 साल से ज्यादा दिनों से भुगत भी रहा है। सवाल ये कि आखिर यूक्रेन से पहले ही लड़ रहा रूस क्यों फिनलैंड मामले पर भी अड़ा हुआ है? यूक्रेन युद्ध में अपनी कई कमांडर्स को खो चुके पुतिन क्यों एक और जंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं? आपको बताते हैं कि कैसे फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी नाटो के 5 देशों के साथ रूस का लैंड बॉर्डर करीब 1215 किलोमीटर का है। रूस और फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1340 किलोमीटर का है। मतलब ये कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस और नाटो देशों का पूरा बॉर्डर 2555 किलोमीटर का हो जाएगा। मतलब जितनी सीमा रूस के साथ नाटो के 5 देशों की लगती है उससे ज्यादा सिर्फ फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगेगी। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबे बॉर्डर वाला नाटो देश बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पुतिन बेचैन है, क्यों पुतिन धमकी दे रहे हैं, हमले की चेतावनी दे रहे हैं। रूस अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात, रूस यूक्रेन जंग की भी वजह नाटो यानी पश्चिमी देशों की दखलंदाजी बनी हुई। तो ये लेटेस्ट तस्वीर है हमारी ब्रसेल्स से नाटो हेडक्वार्टर की तस्वीरें, जहां पर 31 देशों के झंडे इस वक्त फहराए जा रहे हैं और एक तरीके से ये झंडे सीधे सीधे पुतिन को चुनौती देते हुए, वो चुनौती जो कि यूक्रेन ने पहले दी और यूक्रेन के जरिए कह सकते हैं कि नाटो ने पीछे से हथियार पहुंचा करके पुतिन को देने की लगातार कोशिश की, लेकिन अब ये चुनौती बिल्कुल खुले तौर पर है। तो फिलहाल 5 देश नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के ऐसे मेंबर हैं जो रूस की सीमा के पास हैं। फिनलैंड के आने से पुतिन की बेचैनी बढ़ गई है। नाटो का रूस की सीमा के पास आने के मतलब को भी समझ लीजिए। नाटो के जरिए अमेरिका के सैनिक रूस के पास रहेंगे, बड़े बड़े ताकतवर पश्चिमी देशों का सैन्य बेस रूस के पास रहेगा। यही वजह है कि रूस ने भी अब आर पार की जंग छेड़ दी है। आपको 7 संकेतों से समझाते हैं कि कैसे सब कुछ वॉर मोड में आ चुका है। सबसे पहली और अहम बात, नाटो से तनाव के बीच फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने तैनाती बढ़ा दी है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। दूसरा संकेत ये कि पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को अलर्ट कर दिया है। संकेत नंबर 3, कोला न्यूक्लियर बेस पर विनाशक वेपन भी तैनात कर दिए गए हैं। संकेत नंबर 4, रूस के अंदर फिनलैंड पर हमला और कब्जा करने की मांग चल रही है। रूस में स्थानीय मीडिया की ओर से भी ये मांग की जा रही है।
संकेत नंबर 5 ये कि रूस समंदर से पश्चिमी देशों की घेराबंदी की तैयारी में है। और संकेत नंबर 6 कि रूस पैसिफिक फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती कर सकता है। और आखिरी संकेत नंबर 7 ये कि रूस ने ब्लैक सी में भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो नेटो में किसी देश का शामिल होना भी बड़ी बात है। इसके नियम है, जिम्मेदारी है। नेटो की रूल बुक के मुताबिक आर्टिकल 5 की अगर बात करें तो नेटो देश पर हमले की स्थिति में यह लागू है। नेटो के सहयोगी देश पर हमला मतलब नेटो पर हमला माना जाएगा। सदस्य देश पर अटैक के बाद नेटो एक्शन ले सकता है। वहीं आर्टिकल 4 नेटो देशों को खतरा होने पर लागू होता है। खतरे में देश नेटो के सामने अपनी बात रख सकता है। सदस्य देश पर खतरे के हिसाब से नेटो एक्शन प्लान तैयार करता है। पुतिन की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस के परमाणु गोदाम के पास नेटो पहुंच चुका है। नेटो अब कोला प्रायद्वीप तक पहुंच गया है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा करके रखे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। ये रूसी मिसाइल सबमरीन का केंद्र है। तो दुनिया में टेंशन इस वक्त सिर्फ नाटो की सत्ता पर नहीं है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेम और फेम की सत्ता भी अमेरिका में हिलती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उनका 2024 वाला गेम बिगड़ सकता है। और इसकी वजह है एक एडल्ट स्टार के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन और फिर उसका मुंह बंद कराने के लिए दी गई मोटी रकम, जिसमें अब बात ट्रंप की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। वैसे ट्रंप मैनहट्टन की कोर्ट में पेशी के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। और अब हर किसी के मन में सवाल यह कि क्या करीब 5 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने वाले हैं? क्या रंग मिजाजी का शौक डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के सपनों पर भारी पड़ेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप को सजा हुई तो क्या वो 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? एक बड़ा सवाल यह भी कि अगर ट्रंप जेल गए तो क्या उनके नाम पर अमेरिका एक बार फिर जल सकता है? क्या अमेरिका में 2 साल पहले कैपिटल हिल वाली हिंसा का पार्ट 2 का काउंटडाउन शुरू हो सकता है? क्योंकि ट्रंप की पेशी के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क में तनाव की तपिश भी बढ़ती जा रही है। ट्रंप के समर्थक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अलग अलग शहरों से मैनहट्टन पहुंच चुके हैं। इसलिए न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और करीब 35,000 पुलिसकर्मी प्रदर्शन को रोकने के लिए तैनात हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप के ऐसे ही समर्थकों ने 2021 में ट्रंप की हार के बाद कैपिटल हिल में घुसकर कैसे कोहराम मचाया था। तो क्या एक बार फिर अमेरिका उसी दहलीज पर खड़ा हुआ है? क्या ट्रंप कुछ घंटे के बाद जेल जाने वाले हैं? ऐसे ही कई सवालों पर आज हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। उसे देखकर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको ट्रंप की टेंशन वाली एक रील दिखा देते हैं। Providing the committee today with several documents, and these include a copy of a check Mr. Trump wrote from his personal bank account after he became president to reimburse me for the hush money payments I made to cover up his affair with an adult film star. The unprecedented indictment of a former president of the United States for a campaign finance issue is an outrage. And I think it's clear to the overwhelming majority of the American people that this is nothing short of a political prosecution. Are you worried this will further divide our country, the indictment? I have no comment on that. Mr. President. वैसे न्यूज मित्रों को हम एक बात ये बताना चाहेंगे कि अभी ट्रंप के जेल जाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आज ट्रंप के साथ जो कुछ होगा उससे उन्हें कैदी वाली फीलिंग जरूर आएगी। और इसके पीछे वजह है अमेरिका का कानून। आपने भारत में देखा होगा कि जब कोई नेता या मंत्री कोर्ट में पेशी के लिए जाता है तो उसके साथ पूरा लाव लश्कर होता है, कार्यकर्ता होते हैं, और जब जेल जाने का नंबर आता है तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कोई स्वतंत्रता सेनानी हो और भारत को आज़ादी दिलाने जा रहे हों। लेकिन अमेरिका में आम कैदी हो या पूर्व राष्ट्रपति, सभी के पास एक और सभी के साथ एक जैसा ही सलूक होता है। इसलिए ट्रंप ने कोर्ट की पेशी में उनकी एक आरोपी की तरह ही पेशी होगी। अगर उन्हें सजा हुई तो पुलिस उनके फिंगरप्रिंट भी लेगी,
जैसे किसी आम अपराधी के लिए जाते हैं। इसके बाद उनकी मगशॉट तस्वीर ली जाएगी। यह भी अमेरिका में एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके अलावा अमेरिका में आरोपियों से पर्प वॉक भी कराई जाती है, यानी हाथों में हथकड़ी लगाकर लोगों के बीच से गुजरना होता है। हालांकि खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि कानून के मुताबिक कुछ मामलों में ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला कोई शख्स इस प्रक्रिया से गुजरेगा। लेकिन आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके जेल जाने की नौबत क्यों आ गई? एडल्ट स्टार के साथ ट्रंप का रिलेशन कैसे आज उनकी सबसे बड़ी परेशानी और टेंशन बन गया, वो भी समझ लीजिए। ट्रंप और एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स की कहानी शुरू होती है साल 2006 से। उस वक्त ट्रंप की उम्र करीब 60 साल थी और स्टॉर्मी 27 साल की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और स्टॉर्मी की मुलाकात नेवादा में एक टूर्नामेंट के दौरान हुई। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ रिलेशन में आए। साल 2012 में जब स्टॉर्मी ने ट्रंप को एक इंटरव्यू की बात बताई तो ट्रंप ने इसके लिए उन्हें चेतावनी दी। साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप की ओर से इनको $1,30,000 की मोटी रकम भी दी गई, और ये पैसे इसलिए दिए गए ताकि मामला रफा दफा हो जाए और एडल्ट स्टार का मुंह बंद रहे, क्योंकि अगर ऐसे आरोप सार्वजनिक हो जाते तो ट्रंप के चुनाव लड़ने पर संकट आ सकता था। ट्रंप ने ये पैसे अपने वकील माइकल कोहेन के जरिए एडल्ट स्टार को भिजवाए। यहां तक सब कुछ ट्रंप का एक निजी मामला था, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो किया उसमें वो बुरी तरह फंस गए, क्योंकि आरोप है कि ट्रंप ने जो पैसे अपने वकील के जरिए एडल्ट स्टार को दिए उसे लीगल फीस बता दिया। इसलिए दस्तावेज में हेरफेर करने के आरोप में अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का होगा क्या। इस पर भी हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी बनाई। पहला सवाल, अगर डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए गए तो क्या होगा? ऐसा होने पर उन्हें 4 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा सवाल, क्या ट्रंप भी जुर्माना उन पर लगेगा? तो अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। तीसरा सवाल, अगर ट्रंप को सजा हो गई तो क्या होगा? और यहां अमेरिका का संविधान ट्रंप के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि सजा के बाद भी ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह कि क्या ट्रंप जेल से चुनाव लड़ पाएंगे? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि सजा होने के बाद भी ट्रंप जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर उन्हें जीत मिल जाती है तो अमेरिका के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति जेल से भी सरकार चला सकता है। यानी ट्रंप का 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनने का अभियान जेल होने के बाद भी जारी रहेगा। अमेरिका में मैनहट्टन के जिस कोर्ट में आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेश होने वाले हैं, उस कोर्ट के बाहर TV9 संवाददाता रोहित शर्मा मौजूद हैं। हर घटनाक्रम पर उनकी नजर है। मैनहट्टन से TV9 संवाददाता ने यानी रोहित शर्मा ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है, उसे देखिए कि इस वक्त वहां पर चल क्या रहा है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज एक बहुत ऐतिहासिक चीज होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे समन किया गया है, उन्हें बुलाया गया, उन्हें बताया जाएगा कि उनके विरुद्ध जो चार्जेस है, उनके विरुद्ध जो क्रिमिनल चार्जेस है, उनको वो बताया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है कल रात से न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, वो ट्रंप टावर में है और वहां से थोड़ी देर में वो निकल के यहां पे मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आने वाले हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा हमें मीडिया दिख रही है और यही अभी हो रहा है। और मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है उनके लिए अब पुलिस इंतजाम कर रही है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे बैरिकेडिंग और की जाने की कोशिश की जा रही है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सवाल और पूछा जा रहा है, क्या एडल्ट स्टार से रिलेशन की खबरों के बाद मेलानिया ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप की शादी टूटने का भी डर है? कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट के फैसले से भी ज्यादा इसी बात का डर सता रहा है। मेलानिया ट्रंप के साथ डोनाल्ड ट्रंप की शादी पिछले 2 शादियों के टूटने के बाद हुई थी। जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी उस वक्त ट्रंप 58 साल और मेलानिया ट्रंप 34 साल की थी। लेकिन 2005 में हुई इस शादी के अगले ही साल डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट स्टार के साथ रिलेशन में आ गए। मेलानिया ट्रंप से शादी के बावजूद ट्रंप ने एडल्ट स्टार के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, और वो भी तब जब ट्रंप के अफेयर से 2 महीने पहले ही मेलानिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। हालांकि पिछले कुछ वक्त से ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि मेलानिया और ट्रंप के बीच के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, और अब एडल्ट स्टार के साथ नाम जुड़ने के बाद ये शादी टूटने वाले सवाल पर और भी ज्यादा ये सवाल ट्रेंड होने लगा है। हालांकि ट्रंप दोषी साबित होंगे या नहीं, ये अब तक कुछ पता नहीं चला और कुछ घंटे बाद दुनिया को ये पता चल भी जाएगा। तो अभी
जिस तरीके से मैनहट्टन में तस्वीर देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पर पता चल रहा है कि कुछ देर में जब ट्रंप वहां पर पहुंचेंगे, यानी भारतीय समय के अनुसार लगभग 11:30 के बाद, उससे पहले ही वहां पर लगातार उनके समर्थकों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। और आज जो आशंका जताई जा रही है वो उन समर्थकों को लेकर ही है, क्योंकि हमने देखा था कि 2021 में किस तरीके से ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया था। मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त मैनहट्टन में उसी कोर्ट के बाहर मौजूद है जहां ट्रंप को आज पेश होना है। रोहित, सबसे पहले तो जरा स्थिति और हालात बताइए वहां पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में, सबसे पहले तो मैं आपको एक कोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो पीछे हमारी ये कोर्ट है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आने वाले हैं। अगर आपको मेरे कैमरे के थ्रू दिख रहा होगा तो इस कोर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले हैं, और इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर आप देख सके तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो है समर्थक है, इनको यहाँ पे बहुत देर से ये शुरू कर दिया था। वह ऐसा बताया जा रहा है कि करीब आधे पौन घंटे में यहाँ पे और बहुत सारे ट्रंप के समर्थक आने वाले हैं। और थोड़ी देर पहले जैसे मैं कह रहा था कि ये जनवरी 6 की याद दिलाता है। मुझे याद है जब जनवरी 6 हुआ था तब भी यहाँ पे उस दिन भी सुबह धीरे धीरे सपोर्टर्स ने आना शुरू किया था, और उसके बाद एकदम से जो हमने देखा था वो हुआ था। तो राहुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मूड जो है थोड़ा सा अनसेटलिंग होता जा रहा है। आप दिखा रहे हैं रोहित, और आप बने रहिएगा। और टीवी 9 के तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इस विशेष कवरेज पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष बना हुआ है। हम नॉन स्टॉप कवरेज लगातार इस पूरी घटना की आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और देर रात तक बताते रहेंगे जब तक इस घटना में जो जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। इस सब के बीच महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो एंड जूलियट में लिखा था कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब को किसी और नाम से भी पुकारा जाए तो उसकी सुगंध तो मीठी रहेगी। ये बात आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को समझने की ज़रूरत है तो वो हैं शी जिनपिंग, जिनके निर्देशन में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदल दिए। चीन सरकार की ओर से एक नई लिस्ट जारी की गई है जिसमें 11 जगहों के नए नामों का ऐलान किया गया है। मसलन भारत के पांगचेन को वांगकिन और लो जुगरी को लुओसू री का नाम दे दिया गया, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका पहले भी भारत में था, आज भी है और कल भी रहेगा। चीन की कोशिश ठीक वैसी है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के कार्यकाल में गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया गया था। हालांकि नाम बदलने से असलियत नहीं बदलती। वैसे चीन के इस बेवजह की हरकतों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारे सामने चीन की इस तरीके की हरकतों की रिपोर्ट्स पहले भी आई है। हम इन नए नामों को सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंदरूनी हिस्सा था, हिस्सा है और रहेगा। इस तरह से नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहना चाहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर वो दिल्ली के कल्याणपुरी का नाम जिनपिंगपुरी रख दें तो इससे कल्याणपुरी चीन का नहीं हो जाएगा, वो भारत की राजधानी दिल्ली का ही एक हिस्सा रहेगा। चीन को नाम बदलने का इतना ही शौक है तो वो बीजिंग का नाम बदलकर बिलासपुर रख ले, भारत को इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वैसे नाम बदलने की यह मेहनत चीन ने पहली बार नहीं की है। 2-3 साल के अंतराल में चीन के प्रशासनिक अधिकारी नए नए नाम लिखते हैं और मिटाते रहते हैं। इससे पहले 21 अप्रैल 2017 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम बदल दिए थे। 30 दिसंबर 2021 को एक बार फिर से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए और कल एक बार फिर चीन ने 11 जगहों के नाम बदल दिए। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन आंकड़ों को ट्वीट किया और आरोप लगाया कि गलवान के बाद मोदी जी द्वारा चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा देश भुगत रहा है। सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ने ही नहीं बल्कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ने चीन ने हमसे छीन ली है, जगहों के नाम भी बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी आखिर इतना डर क्यों? भारत में भले ही इस पर राजनीतिक सवाल हो रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि चीन का इलाज बेहद जरूरी है। और सत्ता में अब बात भारत की राजनीतिक सत्ता की, जिसमें अगले 1 साल खूब गहमागहमी रहने वाली है। 2024 के आम चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन आप तैयारियों, संकेतों और नए नए बनते स्ट्रेटेजी के ग्राफ्स में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। 2024 के नजरिए से देश में सत्ता पक्ष में नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां नरेंद्र मोदी मौजूद हैं।
दूसरे नाम की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसके कई दावेदार हैं और किसी नाम पर सहमति फिलहाल नहीं है। इसलिए हर दावेदार एक तय अंतराल में अपने दावे पेश कर देता है। हालांकि इन दावों में संकेतों की मात्रा ज्यादा होती है और ऐलान का अंश बहुत कम होता है। सबसे ताजा संकेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मंच से देखने को मिला। कल पटना में वो एक इफ्तार पार्टी में थे। यहां वो जिस मंच पर थे उसका बैकग्राउंड लाल किले का था। इस तस्वीर के बाद बीजेपी की ओर से कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो इसी के संकेत दे रहे हैं। ये उनके लाल किला उनका ड्रीम्स है। 2 दिन पहले बिहार की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। पीएम का पद अभी खाली नहीं है। जनता ने तीसरी बार के लिए भी नरेंद्र मोदी को अभी से प्रधानमंत्री मान लिया है। ऐसे में इफ्तार पार्टी के लिए लाल किले जैसा मंच बनाना और सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित करना अमित शाह के बयान के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। पटना में सजे इस मंच की एक तस्वीर ने बिहार समेत पूरे देश के नेताओं को प्रतिक्रिया देने के लिए विवश कर दिया। थोक के बहाव में बयान आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमलावर प्रतिक्रिया है तो विपक्ष के नेता इस पर सधे अंदाज में बातें भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लाल किला ड्रीम्स पर हमारी टीम ने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, वो हम आपको दिखाएं। उससे पहले बयानों की एक रील देख लीजिए। नालंदा और सासाराम जल रहा था। आई डिजिटल बैकग्राउंड पर खुश हो रहे थे और पीएम का ख्वाब देख रहे थे। इनकी तो जो दुर्गति होगी शायद किसी की दुर्गति हुई हो। लाल किला से तो पीएम पद का नाता तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्यों लगाया है? हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे कबूल किया है कि नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से मुक्त देश में एक सरकार देंगे। लाल किला क्यों? इनको तो चाहिए कि व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा दें, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, लगाएं, ताकि उनके लोग खाली तौर दावा कर सकें कि भारत के प्रधानमंत्री तो क्या, वो तो इतने सक्षम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। जो सपने पूरे नहीं होते उन सपनों की तस्वीरें लगा के पूरा करने का प्रयास मुख्यमंत्री। लाल किले की प्राचीर से कभी तिरंगा ये फहरा नहीं पाए, तो इसीलिए लाल किले की तस्वीर उसके सामने स्वयं विराजमान होकर अपने उस ख्वाब को पूरा करने का प्रयास किया जाए। हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुल करके रहें। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो आपने इस न्यूज रील में सुना होगा कि नीतीश कुमार के डिप्टी तेजस्वी यादव बड़े अधिकार से अपने सीएम के लिए कह रहे थे कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक संकेतों से कुछ और ही समझ में आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत इतनी है कि वो विपक्ष को एकजुट करें और 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले की दावेदारी करें। अगर लोकसभा की बात करें तो 543 संसद सदस्यों में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद और 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में सिर्फ 5 सांसद हैं। बिहार विधानसभा में तो वो तीसरे नंबर के दल हैं जिन्हें कांग्रेस से कुछ ही ज्यादा सीटें मिली हैं। वैसे तो तुलना करने के कई और पैमाने हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संख्या ही राजनीतिक ताकत तय करती है, जिसमें नीतीश कुमार अपने गृह राज्य में ही बहुत कमजोर हैं। देश की बात तो बहुत दूर की। पिछले कुछ चुनावों से नीतीश कुमार की लोकप्रियता का अगर टेस्ट करें तो उसमें नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं। 2009 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उन्हें 20 सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने पर उन्हें 2 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर 16 सीट मिली। इन आंकड़ों के मुताबिक नीतीश कुमार किसी के साथ चुनाव लड़ें तो लोकसभा में अपनी सीटों को दहाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन अकेले लड़ने पर उनकी सीटों को उनकी जो संख्या है वो इकाई में ही रह जाती है। और संख्या बल का यही इतिहास
उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए सबसे बड़ी बाधा है, चुनौती है। अगर राजनीतिक शक्ति वाले इतिहास की बात ना भी करें तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। विपक्ष में उनसे बहुत ज्यादा मजबूत दावा करने वाली ममता बनर्जी हैं। 3 बार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध का उनका इतिहास ज्यादा चमकदार है। नीतीश कुमार की राह में दूसरी रुकावट के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है। आप राष्ट्रीय पार्टी भी है। हालांकि लोकसभा में उनके पास सिर्फ 1 सांसद है। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी पीएम मोदी से मुकाबला करने का दावा कर चुके हैं। उनके पास 9 लोकसभा सांसद हैं। कई राज्यों के नेताओं से वो लगातार मिल भी रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के लिए भी दावेदारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्ष दल साथ आ जाएं, विपक्षी दल तमाम, तो स्टालिन पीएम बन सकते हैं। इस पूरे विमर्श में हमने अब तक राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ना तो कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर पत्ते खोल रही है और ना ही ये अभी तय है कि राहुल गांधी अगले साल के चुनाव के लिए योग्य हो पाएंगे। उनकी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद मामला कानून की अदालत में है। जनता की अदालत में ये किस रूप में जाएगा या ये अभी इसको हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी भी कांग्रेस नेता से पूछने पर यह तो क्लियर कट जवाब मिल सकता है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल ही कर सकते हैं। और इतना तय है कि कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार भी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लाल किला ड्रीम्स के लिए संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि दावेदार तो राहुल गांधी भी हैं। वैसे भी इन दावेदारों को अगर वो मना भी ले और मना करके अपने साथ भी कर लें तो वो पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीएम बनने के लिए जनमत को अपने पक्ष में करना होगा, जो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इस पर नजरिया 9 भी आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री पद का दावा करना किसी भी राजनेता का स्वाभाविक अधिकार है। नीतीश कुमार की पार्टी संकेतों में ही सही ऐसे दावे कर रही है। दावे करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उन्हें और उनकी पार्टी को इस पर रिसर्च करनी होगी कि क्या उनके लाल किला ड्रीम्स के लिए जमीन तैयार है। लेकिन देखिए, अभी वक्त तैयार नहीं है हमारी आगे की खबरें आपको बताने के लिए। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जैन समाज सहित पूरे भारतवर्ष को हम साथ साथ जाते हुए महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी उसी अंदाज में, चाय आपके पास, खबर मेरे पास। 7 बजे मिलते हैं।